हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोटरी टेक्नीशियन के ऊपर सवाल और जवाब पार्ट 2 के बारे में। क्योंकि मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है पार्ट 1 के बारे में, इसी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और इसमें कितने सवाल और जवाब होते हैं, क्वेश्चन आंसर, ये हम जानेंगे। इतने में ही कम से कम यहाँ पर नोट किया हुआ है 26 सवाल और जवाब। पहले मैंने 34 मिल राइट टेक्नीशियन के ऊपर बता चुका हूँ और आज मैं बताऊंगा रोटरी टेक्नीशियन, मिल राइट टेक्नीशियन, मिल राइट फिटर और मैकेनिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल फिटर के ऊपर। इसी में ही हम लोग जो भी सवाल और जवाब करेंगे इसके अंदर ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर रोटरी टेक्नीशियन का क्या काम होता है। रोटरी टेक्नीशियन का सभी कंपोनेंट के बारे में मालूम होना चाहिए। रोटरी इक्विपमेंट जितने भी होते हैं, टूल्स टैगल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, परमिट्स के बारे में मालूम होना चाहिए और ड्राइंग्स के ऊपर भी उनको जानकारी होना चाहिए ताकि कोई भी वो काम कर सके। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही काम बार बार आता है, हमेशा काम बदल बदल कर आता है। इसलिए ड्राइंग अगर जानता है टेक्नीशियन, देखना अगर आता है, तो वो कोई भी काम ड्राइंग के हिसाब से कर सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रोटरी टेक्नीशियन का काम क्या होता है। तो ये हमने जान लिया। उसके बाद रोटरी मशीनरीज के नाम बताइए। तो रोटरी मशीनरीज के वर्टिकल टरबाइन पंप, हॉरिजॉन्टल मल्टी स्टेज पंप, उसके बाद एंड सेक्शन, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सारे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसके बाद कंप्रेसर आता है, टरबाइन आता है, गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन, एफडी फैन, आईडी फैन, फिन फैन और भी जो भी होते हैं गियर बॉक्सेस, ये सभी रोटरी में आ जाते हैं, रोटरी इक्विपमेंट में। उसके बाद तीसरा सवाल आता है कि किस रोटरी मशीन के आप स्पेशलिस्ट हैं। तो आप रोटरी मशीनरीज के बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं। तो मैकेनिकल टेक्नीशियन में एक स्टैटिक का स्पेशलिस्ट होता है और एक रोटरी का स्पेशलिस्ट होता है। कोई भी टेक्नीशियन, उसको रोटरी के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी होती है और स्टेशनरी के बारे में कम होती है। स्टेशनरी काम कर सकता है, लेकिन अगर स्टेशनरी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, रोटरी के बारे में कम जानकारी है, तो मुश्किल होता है। क्योंकि रोटरी इक्विपमेंट ऐसा इक्विपमेंट है कि वो 2 सेकंड या 2 मिनट के अंदर पूरा पार्ट को ख़राब कर देता है, डैमेज कर देता है अगर थोड़ा भी फॉल्ट हुआ तो अगर आप कहते हैं कि रोटरी टेक्नीशियन यानी कि रोटरी के आप स्पेशलिस्ट हैं, तो रोटरी के बारे में आपसे सारा सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद 5वां सवाल आता है कि पंप के पार्ट के नाम बताइए। तो पंप के पार्ट के नाम इसमें कॉमन होते हैं, जैसे इम्पेलर इसमें सभी में होते हैं। उसके बाद इम्पेलर नट इसमें सभी में होते हैं। उसके बाद कपलिंग इसमें सब में होते हैं। प्रेशर गेज सब में होता है। उसके बाद शाफ्ट ये है और ये है शाफ्ट, इसमें भी होता है। उसके बाद हमारा जो इम्पेलर बेयरिंग रिंग इसमें सब में होता है। उसके बाद हमारा यहाँ पर नट जो होता है, कपलिंग नट भी बोलते हैं, यहाँ पर सब में होता है। उसके बाद बेयरिंग इसमें सब में कॉमन होता है। इसमें जनरल बेयरिंग है, इसमें एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है, इसमें एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, इसमें भी डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, इसमें भी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है, डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है। कभी भी इसके नॉन ड्राइव एंड साइड में एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग लगाया जाता है मल्टी स्टेज पंप में। तो ये कुछ जो पार्ट होते हैं वो कॉमन होते हैं। शाफ्ट हो गया, नट हो गया, स्लीव हो गया, स्लीव नट हो गया, बेयरिंग हो गया, वाटर डिफ्लेक्टर हो गया, मैकेनिकल सील हो गया, ग्लैंड पैकिंग हो गया। तो ये सारे कुछ पार्ट्स कॉमन होते हैं इसके। उसके बाद 6वां सवाल आता है पंप में कैविटी क्यों बनता है। पंप में कैविटी तब बनता है जब पंप का सेक्शन माइनस हो और स्टेनर में कुछ फंस जाए। अगर पॉजिटिव सेक्शन है तो भी अगर स्टेनर में कुछ फंस गया तो कैविटी बनेगा, ये स्टेनर है। और अगर माइनस सेक्शन है और माइनस सेक्शन में इसका फ्लो बराबर नहीं है, नीचे से अगर सेक्शन बराबर नहीं ले रहा है, तो भी कैविटी बन सकता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ से कॉलम पाइप से ये पूरा इम्पेलर डूबा हुआ है पानी में, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है कि इसका एक सेक्शन माइनस में है और एक सेक्शन एक प्लस में है, यानी कि नेगेटिव सेक्शन और पॉजिटिव सेक्शन दोनों दिया गया है। तो यहाँ पर अगर से ये पानी नीचे से लेता है तो कैविटी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर इम्पेलर में कुछ फंस गया या फिर हेडर से अगर सेक्शन बराबर नहीं आ रहा है तो भी कैविटेशन बनने का चांसेस बढ़ जाता है। उसके बाद 7वां सवाल आता है पंप में प्राइमिंग क्यों किया जाता है। पंप में प्राइमिंग का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। पंप का प्राइमिंग क्यों किया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। पंप का प्राइमिंग तब किया जाता है जब पंप माइनस सेक्शन में हो। जब भी पंप का सेक्शन नेगेटिव है तो प्राइमिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारा ये और ये दोनों पंप कॉमन है, एक स्टैंड वाइज है, एक रनिंग में है, तो अगर हम पंप को बंद कर देते हैं तो यहाँ से जो इसका डिस्चार्ज हेड है, यहाँ से हमारा एनआरबी लगा हुआ है, वाल्व बंद हो जाएगा और हेडर से यहाँ पर जो हमारा पानी यहाँ पर नहीं आएगा। मान लीजिए कि
ये पॉजिटिव सेक्शन नहीं होगा, सिर्फ माइनस नेगेटिव सेक्शन होगा दोनों का। तो ये जब पंप चलेगा तो यहाँ पर ये एनआरवी बंद हो जाएगा। एनआरवी बंद होने के बाद यहाँ पर ये माइनस सेक्शन में पानी धीरे धीरे ये पंप का खाली हो जाता है। लेकिन जब आप इसको चालू करेंगे तो यहाँ पर एक अलग से एक्सटर्नल पंप लगाया जाता है पानी भरने के लिए। पंप में जब अलग से पानी भरते हैं उसके बाद इस पंप को चालू करते हैं, तब ये नेगेटिव सेक्शन से हमारा पानी सही से उठा पाता है। अगर हम मान लीजिए ये पंप चल रहा है, ये पंप बंद है, तो ये पंप पूरा पानी खाली हो जाएगा। उसी कंडीशन में अगर पंप को चालू करेंगे तो पंप में वाइब्रेशन आएगा, पंप सक्शन बराबर नहीं कर पाएगा, पंप का सील जल जाएगा, पंप का इंपेलर ख़राब हो सकता है जब इसमें पानी नहीं रहेगा। तो फर्स्ट टाइम चालू करने के लिए अगर नेगेटिव सेक्शन है तो प्राइमिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है हमारा प्राइमिंग पंप का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद आता है 8वां सवाल कि पंप में प्रेशर गेज क्यों लगाया जाता है। पंप में प्रेशर गेज इसलिए लगाया जाता है कि पंप का प्रेशर कितना आ रहा है ये हम इसमें देख सकें। पंप चल रहा है, इंपेलर डैमेज हो गया, शाफ्ट घूम रहा है, इंपेलर खुल गया है, पंप का प्रेशर नहीं बताएगा। लेकिन अगर पंप चल रहा है, इंपेलर घूम रहा है सभी का, तो यहाँ पर हमारा जो भी प्रेशर गेज है वो प्रेशर हमारा बताता रहेगा पंप में। ये हमारा डिस्चार्ज प्रेशर बताता है और ये सेक्शन प्रेशर बताता है, दोनों प्रेशर बताता है। इसीलिए पंप का डिस्चार्ज प्रेशर देखने के लिए हम लोग प्रेशर गेज लगाते हैं। 9वां सवाल आता है पंप का फ्लो कैसे नापा जाता है। पंप का फ्लो कभी भी डिस्चार्ज लाइन में यहाँ पर कहीं भी एक जगह फ्लोमीटर लगा दिया जाता है, या फिर एक ही जगह फ्लोमीटर यहाँ पर लगा देंगे और एक कोई पंप चलेगा, बाकी स्टैंड बाई रहेंगे। और यहाँ आप कंट्रोल पैनल से भी देख सकते हैं कि पंप का फ्लो कितना जा रहा है। उसके बाद आता है कि पंप में बेयरिंग कौन सा यूज होता है। पंप में अभी मैंने आपको बताया जनरल बेयरिंग इसमें यूज किया गया है, इसमें एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग यूज किया गया है, डीप ग्रुव बॉल बेयरिंग यूज किया गया है, यहाँ भी एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग यूज किया गया है, यहाँ पर डीप ग्रुव बॉल बेयरिंग यूज किया गया है। तो सारे टाइप के बेयरिंग यहाँ पर यूज किया जाएगा। जो हमारा डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कौन सा इस पंप में दिया गया है वही बेयरिंग यूज होगा। उसके बाद 11वां सवाल आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्लासिफिकेशंस होते हैं, इसमें रेडियल और एक्सियल यानी मिक्स्ड फ्लो इसमें दोनों आता है। रेडियल फ्लो भी आता है और मिक्स्ड फ्लो भी आता है। इसमें सिर्फ रेडियल फ्लो आता है क्योंकि ये मल्टी स्टेज पंप है। इसमें जो हमारा पंप है इसमें रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो तीनों आ जाते हैं। अगर मल्टी स्टेज पंप है तो इसमें मिक्स्ड फ्लो आएगा हमारा पंप। अगर सिंगल स्टेज है तो एक्सियल फ्लो आ सकता है, क्योंकि एक्सियल फ्लो के लिए सिंगल एम्पेलर यहाँ पर फैन टाइप में लगाया जाता है। और रेडियल फ्लो का भी यहाँ पर सिंगल स्टेज, डबल स्टेज और ट्रिपल स्टेज का हो सकता है। 7-5 स्टेज का मतलब मल्टी स्टेज हो सकता है रेडियल फ्लो, मिक्स फ्लो। लेकिन जब एक्सियल फ्लो आएगा तो सिंगल स्टेज का पंप हो जाता है। तो इसमें तीनों फ्लो आ जाता है, इसमें रेडियल फ्लो आ जाता है, इसमें 2 फ्लो आता है, रेडियल फ्लो और मिक्स फ्लो। ये हम आने वाले वीडियो में देख लेंगे। 12वां सवाल आता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्लासिफिकेशंस। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का क्लासिफिकेशंस होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, गियर पंप, स्क्रू पंप और डायफ्राम पंप। ये जितने भी पंप होते हैं जिसका प्रेशर हम लोग सेटअप नहीं कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक ऐसा सिस्टम होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ताकि अगर आप यहाँ पर वाल्व क्लोज भी कर दे रहे हैं तो कुछ देर ये पंप चलेगा क्योंकि पानी यहीं घूमता रहेगा। लेकिन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में अगर आप वाल्व क्लोज कर देते हैं तब भी प्रेशर बढ़ता रहता है और वो कहीं ना कहीं आपके पंप को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी भी पार्ट को। 13वां सवाल आता है सेंट्रीफ्यूगल पंप फ्लो कितने टाइप का होता है। मैंने अभी आपको बता दिया रेडियल, एक्सियल और मिक्स्ड फ्लो आता है। 14वां सवाल आता है पंप का फ्लो कम हो गया, रनिंग में क्या करें। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। एक मेल राइट टेक्नीशियन, रोटरी टेक्नीशियन से स्पेशलिस्ट पूछा जा सकता है, मैकेनिकल टेक्नीशियन से, कि पंप चल रहा है इसका फ्लो कम हो गया, क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इम्पेलर में कुछ फंस सकता है, उससे पहले स्टेनर जाम हो सकता है, उससे पहले रोटेशन अगर आउट हो गया तो भी फ्लो नहीं देगा। मतलब अगर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, रोटेशन उल्टा हो गया तो भी फ्लो नहीं आएगा। अगर माइनस सेक्शन है यहाँ पर और सेक्शन बराबर नहीं मिल रहा है तो भी इसका फ्लो बराबर नहीं आएगा। तो फ्लो बराबर नहीं आने का कई चांस हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक भी और भी सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि अगर आप प्रोसेस लाइन में जाते हैं, प्रोसेस में एरिया में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे पंप चल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 पंप मैंने इसीलिए दिखाया हुआ है। इसका हेडर लाइन एक है जहाँ से ये सेक्शन ले रहा है, तीनों पंप यहाँ से ये ले रहा है, यहाँ से ये ले रहा है और इसका नीचे से सेक्शन ले रहा है, ठीक है। लेकिन डिस्चार्ज लाइन सबका एक ही मैंने दिखाया हुआ है। तो इसमें अगर मान लीजिए सब कुछ सही है, इम्पेलर सही है, शाफ्ट सही है, रोटेशन सही है, फिल्टर चौक नहीं है
अगर नेगेटिव सेक्शन है ये भी बराबर सेक्शन ले रहा है, तब क्या प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फ्लैंज लगा है, इसके बीच में एक एनआरवी लगा है, इसके बीच में एक गेट वाल लगा है। गेट वाल, बटरफ्लाई वाल या बॉल वाल, कुछ भी वाल हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एनआरवी जरूर लगा हुआ है तीनों में। यहाँ पर दिखाया गया है एनआरवी। तो अगर मान लीजिए सब कुछ सही है, पंप रनिंग कंडीशन में ये फ्लो दे रहा है, बराबर यहाँ पर दे रहा है, तो उसी कंडीशन में ये एनआरवी क्लोज हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर एनआरवी लीकेज हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा, एनआरवी लीकेज हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा, पंप का फ्लो और प्रेशर दोनों डाउन हो जाएगा। पंप का फ्लो यहाँ से डिस्चार्ज करेगा, कुछ पानी यहाँ से पास होकर के यहाँ पिट के अंदर चला जाएगा सम्प में, और यहाँ डिस्चार्ज कम हो जाएगा। तो सबसे पहले ये भी चेक करना ज़रूरी है कि ये हमारा वाल दोनों प्रॉपर क्लोज है कि नहीं है, पासिंग तो नहीं है वाल। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो इस वाल को फुल क्लोज कर देंगे और इसका हम लोग प्रेशर चेक करेंगे। अगर उसके बाद भी नहीं है तो फिल्टर चेक करेंगे, फिल्टर भी सही है तब पंप के अंदर फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इम्पेलर खुल जाता है कभी कभी, शाफ्ट घूमता रहता है, प्रेशर नहीं आएगा फुल और फ्लो भी नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद 15वां सवाल आता है, कितने टाइप का बेयरिंग फिटिंग किया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेयरिंग 3 टाइप का फिट किया जाता है। जैसे हम लोग बेयरिंग यहाँ पर फिट करते हैं, या फिर यहाँ एंगुलर कॉन्टैक्ट बेयरिंग हम लोग शाफ्ट में फिट कर रहे हैं, तो इसमें कितना फिटिंग आता है। तो इसमें फिटिंग आता है 3। कौन कौन सा? एक होता है स्लाइड फिटिंग, एक होता है पुश फिटिंग, एक होता है प्रेस फिटिंग। अब तीनों फिटिंग का डिटेल्स मैं आप लोगों को बताता हूँ। स्लाइड फिटिंग ज़्यादातर पिल्लो ब्लॉक बेयरिंग में यूज किया जाता है, होता ही है, यूज नहीं किया जाता है, जिसमें ग्रब स्क्रू होता है पिल्लो ब्लॉक बेयरिंग, ताकि हमारा मान लीजिए शाफ्ट है और शाफ्ट में आप बेयरिंग को फिट कर रहे हैं तो आपको कहीं भी एडजस्ट करके लॉक करना है, तो वो होता है स्लाइड फिटिंग। एक होता है पुश फिटिंग, जो हल्का सा इसमें हम लोग प्रेस करके हल्का हैमरिंग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक बेयरिंग फिट हो जाता है, तो वो होता है पुश फिटिंग। एक होता है प्रेस फिटिंग। प्रेस फिटिंग को कभी भी हीट करके फिट किया जाता है और निकालने के टाइम पुलर का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर फिट करने के टाइम हैमरिंग इस्तेमाल किया जाता है, बेयरिंग टूल्स और हैमर का इस्तेमाल किया जाता है, वो होता है प्रेस फिटिंग। प्रेस फिटिंग कभी भी लूज नहीं होता है, स्लाइड फिटिंग नहीं होगा, पुश फिटिंग भी नहीं होगा, प्रेस फिटिंग एकदम टाइट फिटिंग होता है। उसके बाद आता है पंप का फ्लोट कैसे चेक किया जाता है। तो पंप का फ्लोट चेक किया जाता है, जैसे यहाँ पर ये हमारा वर्टिकल टरबाइन पंप है और ये हॉरिजॉन्टल मल्टी स्टेज पंप है और ये एंड सेक्शन पंप है। एंड सेक्शन में तो फ्लोट बहुत कम चेक किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग बेयरिंग फिक्स कर देते हैं तो ऑटोमेटिक इसका क्लियरेंस मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो यहाँ पर अगर टच है या फिर यहाँ पर टच है तो यहाँ पर गैस्केट से हम लोग इसको अरेंज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो मल्टी स्टेज हॉरिजॉन्टल पंप का हम लोग कैसे फिक्स करेंगे, यहाँ पर डायल गेज का मैग्नेट स्टैंड फिट कर देंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, इसके बेस के ऊपर, बेयरिंग हाउसिंग के ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं, और यहाँ पर सीधा डायल गेज हम लोग फिक्स करेंगे। डायल गेज इसको आगे पीछे करके हम लोग देखेंगे इसका टोटल कितना फ्लोट है। अगर इसका टोटल फ्लोट 5 mm है तो 2.5 मिली में इसको सेट कर दिया जाएगा। सेट कैसे किया जाएगा, तो ये हमारा एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, इसको थ्रस्ट बॉल बेयरिंग भी हम लोग बोलते हैं। जब इसको फिक्स कर देते हैं तो इसका फ्लोट 2.5 में ऑटोमेटिक 50% में सेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो यहाँ शाफ्ट कॉलर लगा के या फिर शाफ्ट कॉलर रिमूव करके हम लोग इसको सेंटरिंग करते हैं। उसके बाद ये मैकेनिकल सील को हम लोग लॉक करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारा इसका फ्लोट कैसे चेक करते हैं। इसका फ्लोट इसके और इसके बीच में जो क्लियरेंस होता है वही हमारा टोटल फ्लोट होता है। तो इसमें ये भी डिपेंड करता है कि डिज़ाइन इसका कितना फ्लोट दिया गया है। डिज़ाइन में तो 15 mm, 10 mm, 20 mm, 30 mm भी हो सकता है। इसको भी यहाँ पर डायल गेज मैग्नेट हम लोग लगाएंगे और यहाँ कपलिंग के ऊपर, शाफ्ट वाले कपलिंग के ऊपर जो पंप का शाफ्ट है उसके ऊपर हम लोग मैग्नेट डायल गेज फिट करेंगे। डायल गेज में हम लोग इसको चेक करेंगे, अप डाउन करके टोटल कितना फ्लोट है उसका हम लोग 30% या फिर 40% जो भी हमारा ड्राइंग में है उतना सेट करते हैं। हम लोग 50% इसका नहीं लेते हैं, कभी भी 20% से 40% के बीच में सेट किया जाता है फ्लोट। तो इसका फ्लोट ऐसे चेक किया जाता है, यहाँ पर डायल गेज का मैग्नेट फिक्स करेंगे और यहाँ पर डायल गेज का ऊपर का पॉइंट फिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको अप डाउन करके देखेंगे कि टोटल कितना। यहाँ पर एक चकनट होता है बेयरिंग के ऊपर, वो नट को हम लोग टाइट करते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप चेन ब्लॉक लगा के या भी किसी भी चीज़ से इसको आप उठा के यहाँ पर टोटल फ्लोट चेक करेंगे। बाद में इस नट को सेट किया जाता है। फ्लोट सेट करने के टाइम 40% पर नट टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद 17वां सवाल आता है, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग कैसे फिट किया जाता है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग प्रेस करके फिट किया जाता है और इसमें फिट करने का एक फार्मूला है। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग कभी भी 2 फिट किया जाता है।
दोनों कैसे फिट किया जाता है, या तो फेस टू फेस या तो बैक टू बैक फिट किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि ड्राइंग आपका क्या बोल रहा है, उसी हिसाब से आप फेस टू फेस या बैक टू बैक फिट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप अगर फिटिंग करते हैं फेस टू फेस या बैक टू बैक, तो बेयरिंग फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 18वां सवाल आता है, स्फेरिकल रोलर बेयरिंग कहाँ पर यूज किया जाता है। स्फेरिकल रोलर बेयरिंग यूज किया जाता है जहाँ पर लो स्पीड, हैवी लोड और मिस अलाइंड बेयरिंग हाउसिंग होता है, वहाँ पर स्फेरिकल रोलर बेयरिंग यूज किया जाता है। उसके बाद 19वां सवाल आता है, पंप में ट्रबल शूटिंग क्या होता है। पंप में ट्रबल शूटिंग होता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसको 4 घंटे के या 2 घंटे के अंदर फिक्स करना होता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। अगर पंप के अंदर कुछ डैमेज हो गया तो ट्रबल शूटिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर ऑयल सील लीक हो गया, इम्प्रो सील लीक हो गया, मैकेनिकल सील लीक हो गया, बेयरिंग का ये कपलिंग का बोल्ट टूट गया, या फिर यहाँ पर बेयरिंग डैमेज हो गया, तो ये हमारा होता है ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग जल्दी से जल्दी फिक्स किया जाता है, ट्रबल शूटिंग जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाता है, वही होता है ट्रबल शूटिंग। उसके बाद 20वां सवाल आता है, बेयरिंग फिट करने के लिए कितना टेम्परेचर गर्म करना चाहिए। एक बेयरिंग फिट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो टेम्परेचर देखिए, हम लोग कभी भी 110 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर 80 डिग्री है तो चलेगा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री सेल्सियस है तो भी चलेगा, लेकिन 110 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बेयरिंग का टेम्परेचर कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेयरिंग ख़राब हो जाएगा। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, बेयरिंग माउंटिंग डिसमाउंटिंग के ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो आपको कोई भी वीडियो प्ले स्टोर में मिलेगा, कोई भी आपको वीडियो प्ले लिस्ट में मिलेगा, क्योंकि एक एक वीडियो का लिंक मैं नहीं दे सकता हूँ, बहुत ज़्यादा लिंक हो जाता है। उसके बाद 21वां सवाल आता है कि बेयरिंग को ऑयल में गर्म कर सकते हैं या नहीं। ज़रूरत पड़ने पर बेयरिंग को ऑयल में गर्म कर सकते हैं, बेयरिंग हीटर का यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बेयरिंग को हम लोग ऑयल में हीट नहीं कर सकते हैं। बेयरिंग को ऑयल में हीट कर सकते हैं, बेयरिंग हीटर से हीट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको इमरजेंसी काम करना है, बेयरिंग हीटर अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, बेयरिंग को ऑयल में हीट करके बेयरिंग को फिक्स कर सकते हैं। 22वां सवाल आता है कि एक नॉर्मल बेयरिंग का क्लियरेंस कितना होता है। 0.01 मिलीमीटर से 0.04 मिलीमीटर के बीच में होता है एक नॉर्मल बेयरिंग का क्लियरेंस। वो भी बॉल बेयरिंग का मैं बात कर रहा हूँ, एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग का बात कर रहा हूँ। इसमें जाएंगे तो अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग जगह पर, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्लियरेंस हो जाता है। इसमें 0.4 भी होता है, 0.5 मिलीमीटर भी होता है, 0.07 मिलीमीटर भी होता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर ड्राइंग। उसके बाद 23वां सवाल आता है, पंप के डिस्चार्ज लाइन में एनआरबी कब और क्यों लगाया जाता है। पंप के डिस्चार्ज में एनआरबी इसलिए लगाया जाता है ताकि हम जब ये पंप बंद करके दूसरा पंप चालू करें तो ये पानी रिटर्न यहाँ से यहाँ तक ना आए। बार बार वाल्व को हम लोग ओपन क्लोज नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा, अगर हमारा वर्टिकल टरबाइन पंप का डिस्चार्ज लाइन 5 फुट से ज़्यादा है, 4 फुट से ज़्यादा है, 3 फुट मिनिमम होता है, 3 फुट से ज़्यादा है तो एनआरबी लगेगा। लेकिन कौन सा एनआरबी लगेगा, यहाँ पर एनआरबी नहीं लगेगा। इस वाल को हम लोग हाइड्रोलिक वाल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर 3 फुट का लाइन है या 4 फुट का लाइन है, वहाँ पर एनआरबी आपने लगा दिया और प्रेशर पंप का 10 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जब इस पंप को बंद करेंगे और इसको चालू करेंगे तो जब एनआरबी बंद होगा तो लाइन को तोड़ देगा। इसलिए यहाँ पर हाइड्रोलिक वाल लगाया जाएगा। अगर 3 फुट से ऊपर का लाइन है तो यहाँ पर एनआरबी नहीं इस्तेमाल होगा, हाइड्रोलिक वाल का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ऑटोमेटिक जब ये पंप चालू हो तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिक वाल क्लोज हो जाएगा, और जब इसको बंद करेंगे तो इसका ऑटोमेटिक वाल क्लोज होगा और इसका ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा वो पैनल से। और पीएलसी से फिक्स किया जाता है, प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल पैनल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। उसके बाद आता है 24वां सवाल, क्या सभी पंप में एनआरबी लगाया जा सकता है। जी नहीं, सब। अभी मैंने आपको बताया कि 3 फुट से अगर ऊपर का ये लाइन है, लाइन का डाया है, तो यहाँ पर एनआरबी नहीं लगेगा। यहाँ पर हाइड्रोलिक वाल लगाया जाएगा या फिर बैलेंसिंग वाल लगाया जाएगा, ताकि रनिंग में धीरे धीरे वाल ओपन हो और क्लोज करने के टाइम, ये पंप क्लोज करने के टाइम ये वाल धीरे धीरे क्लोज हो। एकदम झटका मारेगा तो एनआरबी टूट सकता है हमारा पूरा लाइन। अगर ज़्यादा हैवी ये लाइन है, मान लीजिए 5 फुट का लाइन है, एनआरबी बंद होगा, झटके से बंद होगा तो पूरा पंप को भी तोड़ देगा, लाइन को भी तोड़ देगा, वाल भी टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर अगर ज़्यादा हैवी लाइन है तो यहाँ पर एनआरबी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोलिक वाल इस्तेमाल किया जाएगा। तो अगर लाइन ज़्यादा मोटा है तो वहाँ पर एनआरबी इस्तेमाल नहीं होता है। उसके बाद है 25वां सवाल, फ्लो मीटर और फ्लो स्विच में क्या अंतर है। फ्लो मीटर और फ्लो स्विच में क्या अंतर है। फ्लो मीटर क्या काम करता है, कितना फ्लो हो रहा है
वो फ्लो चेक करता है, बताता है, शो करता है सिर्फ। लेकिन फ्लो स्विच में क्या है कि एक सेट कर दिया जाता है लिमिट। जैसे फ्लो हमारा 3 मीटर क्यूब पर आवर्स जाना चाहिए, 2 मीटर क्यूब पर आवर्स जाना चाहिए, या मैक्सिमम और मिनिमम वो सेट कर दिया जाता है। अगर उससे कम ज़्यादा हुआ तो पंप को ट्रिप कर देगा फ्लो स्विच। लेकिन फ्लो मीटर ट्रिप नहीं करेगा, सिर्फ आपको पैनल में शो करेगा कि फ्लो कितना मीटर जा रहा है। तो फ्लो मीटर शो करता है, फ्लो स्विच क्या करता है, डायरेक्ट पंप को ट्रिप कर देता है ऑटोमेटिक, अगर फ्लो कम ज़्यादा हुआ तो। 26वां सवाल आता है, वाइब्रेशन मीटर और वाइब्रेशन स्विच में क्या अंतर है? सेम अंतर है। वाइब्रेशन मीटर क्या करता है, पैनल में शो करता है। जब इसमें वाइब्रेशन मीटर हम लोग लगाते हैं, सभी पंप में, सभी मोटर में लगाया जाता है, मल्टी स्टेज में ज़्यादातर लगाया जाता है, और ये हमारा वर्टिकल टरबाइन पंप में और इसमें यहाँ पर लगाया जाता है। जब भी लगाया जाता है पंप के बैरिंग के पोजीशन में लगाया जाता है कि पंप में कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो वाइब्रेशन यहीं पर पहले आता है। तो जैसे ही वाइब्रेशन आएगा तो वाइब्रेशन मीटर का काम है वाइब्रेशन शो करना, लेकिन वाइब्रेशन स्विच का काम है पंप को ट्रिप कर देना। वाइब्रेशन स्विच जैसे ही हाई वाइब्रेशन होगा, जैसे हम लोग वाइब्रेशन 2 तरीके से नापते हैं, एक तो mm में नापते हैं, एक सेकेंड में नापते हैं। तो जैसे इसका वाइब्रेशन हम लोगों ने सेट कर दिया 50 माइक्रोन्स पर सेकेंड, तो अगर 50 माइक्रोन्स पर सेकेंड से जैसे ही ज़्यादा जाता है, 60 माइक्रोन्स पर सेकेंड जाता है, पंप ट्रिप कर जाएगा। तो यही होता है वाइब्रेशन स्विच का काम, पंप को ट्रिप कर देगा। लेकिन वाइब्रेशन मीटर का काम होता है वो पैनल में शो करेगा, बाद में ट्रिपिंग का काम वाइब्रेशन स्विच करेगा। तो ये है हमारा आज का मैकेनिकल टेक्नीशियन, सीनियर मैकेनिकल टेक्नीशियन, रोटरी टेक्नीशियन, मिलराइट टेक्नीशियन, मिलराइट फिटर का पार्ट 2 का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।